एक बार क्लास में हो जाए फिर वीडियो देखना पड़ता है। देखते हो कोई? हाँ मतलब डिफिकल्ट टॉपिक में होता है। लिंक से देखते हो कि कोई ऐप से भी देखता है? लिंक से ही। ऐप से तो सर शायद अभी सीधा फेसबुक खोलना ऐसा होता है। पहले स्पीड बढ़ाने का जो ऑप्शन आता था तो ऐप बेटर था, अभी आता है। वो क्या है, फेसबुक चेंजेस करता रहता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कितने राइट देना, क्या देना, वो सब। सेकंड टाइम देखते हैं तो 1.5 में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। तो वो ऑप्शन हट गया। मैंने लास्ट टाइम देखा था तब नहीं था। अभी तो ऐप नहीं करता है। स्पीड बढ़ा। अभी तो लाइव वाला भी है। हाँ, कोई दूसरी वीडियो प्ले करो, वो टॉगल आ रहा है कि लाइव वाला भी है। हाँ, वो तो बराबर। Okay, let us start. Securitization, fixed income securitization. See, जनरली फिक्स्ड इनकम जो पहले जमाने का था अराउंड 80s तक, तो फिक्स्ड इनकम में अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स आते थे। अगर बॉन्ड्स भले कंपनी के हो या कोई गवर्नमेंट के हो, whatever, right? But basically these were all bonds. फिक्स कूपन हो, फ्लोटिंग कूपन हो, वो मतलब वेरिएशंस थे। बट विद सिक्योरिटाइजेशन पूरा एक नया टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ, राइट? तो व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? उसमें इट इज बेटर कि आप है ना 65B में एक फिगर दिया है, वो देखो, उससे अपने समझते हैं, राइट? वो कस्टमर्स बाय कार वाला मिला? ओके, तो आपको एक सिचुएशन दिखाया है कि देयर इज सम फ्रेड मोटर कंपनी और कस्टमर्स है। तो कस्टमर्स कार्स तो खरीदते हैं लेकिन लोन लेते हैं फ्रेड से, फ्रेड मोटर कंपनी से लोन लेते हैं। और ऐसी लोन्स कितनी है? $1 बिलियन। $1 बिलियन की लोन्स है, राइट? अब नॉर्मल क्या होता था कि $1 बिलियन की लोन्स है, सपोज 8 साल की लोन है, तो कस्टमर्स हर महीने ईएमआई भरेंगे और जो $1 बिलियन है, slowly with interest it will flow back to Fred Motor Company, right? That was the traditional structure. अभी क्या हो गया है कि सपोज फ्रेड मोटर कंपनी को पैसे की जरूरत है, राइट? तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो $1 बिलियन लोन है ना, वो किसी इन्वेस्टर को बेच दो, राइट? वो किसी इन्वेस्टर को बेच दो, लेकिन उसमें सीधा सीधा तो नहीं बेच सकते। तो देखो क्या दिखाया है, ऑटो ओनर ट्रस्ट SPE। तो एक नया कंपनी बनाएंगे विच इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी। स्पेशल पर्पस इसलिए क्योंकि वो जो कंपनी है ना, उसमें ये लोन्स ट्रांसफर हो जाएगी, $1 बिलियन की लोन्स, राइट? और वो जो एंटिटी है SP, वो $1 बिलियन की लोन्स इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है they may not want to deal with Fred Motor Company, टोटली फ्रेड मोटर कंपनी के साथ डील नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो लोग तो क्या खरीद रहे हैं? $1 बिलियन का लोन। अब वो जो $1 बिलियन का लोन है, वो उन्होंने सपोज अच्छे से चेक किया कि लोन अच्छे कस्टमर्स को गया है, राइट? वापस आ जाएगा पैसा, उसका बहुत हाई चांस है, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ दीज लोन्स वर्थ $1 बिलियन। तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली फ्रेड मोटर कंपनी से डील करी होती
तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेड मोटर कंपनी के तो बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, मतलब उसकी तो टोटल $50 बिलियन लोन्स आउटस्टैंडिंग है मान लो, तो ये $1 बिलियन लोन्स तो ठीक चल रही है, लेकिन और कोई लोन में बड़ा सा लॉस हो गया तो फ्रेड मोटर कंपनी बंद भी हो सकती है, एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो इसका रास्ता क्या निकाला कि फ्रेड मोटर कंपनी बोलते हैं ठीक है, ये $1 बिलियन का लोन आपके लिए बराबर है ना, आपने चेक कर लिया ना, तो उसको मैं दूसरे कंपनी में डाल देता हूं, चाहे मुझको कुछ भी हो जाए, चाहे फ्रेड मोटर कंपनी बंद भी हो जाए, लेकिन जो एसपीई बना है उस पर कोई असर होगा नहीं। एसपीई में तो जो $1 बिलियन के लोन्स है उसका रिपेमेंट आता रहेगा। सपोज मान लो बैंकरप्ट हो गई, फ्रेड मोटर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, फिर भी जो फ्रेड मोटर कंपनी के कस्टमर्स थे उसके ईएमआई फ्लो होते रहेंगे एसपीई में, और एसपीई से इन्वेस्टर के पास। सो क्रिएशन ऑफ एसपी इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो बेसिकली फ्रेड मोटर कंपनी ने एसपीई में लोन बेची, एसपी ने इन्वेस्टर्स को लोन बेची, एंड अल्टीमेटली द इन्वेस्टर्स are providing $1 billion of cash which goes to Fred Motor Company. So Fred Motor Company के लिए एक फाइनेंसिंग का ऑप्शन हो गया, पैसे रेस करने का ये एक जरिया हो गया। समझ में आ रहा है? और जनरली क्या होगा कि $1 बिलियन फिर वो लोन्स बेची इन्वेस्टर्स को, लेकिन सिंगल ब्लॉक नहीं होगा। सपोज $1 बिलियन है, हाँ मतलब 100 करोड़, राइट, 100 करोड़ है, उसका सपोज 1000 अलग अलग टुकड़े कर दिए, 1000 अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो हर एक लोन का पेपर 10 लाख का होगा। सो एवरी इन्वेस्टर राइट इज इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स ऑफ $10 लाख, तो उस तरह से ये ट्रांजैक्शन होगा। और प्लस इसकी ब्यूटी क्या है, इसमें दिखाया नहीं है, बट एक बार इन्वेस्टर के पास आ गया, राइट, 10 लाख का सर्टिफिकेट आ गया, तो अगर वो होल्ड करते हो आप तो उस पर ब्याज मिलेगा, राइट। बट जैसे बॉन्ड में नहीं होता है कि कूपन मिलता है, लेकिन आपको पहले अगर पैसा चाहिए तो बॉन्ड आप बेच सकते हो, तो उसी तरह से ये भी जो सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, एसेट बैक सिक्योरिटी। इन्वेस्टर पैसा देगा, सामने पेपर मिलेगा, पेपर को क्या बोलते हैं, एसेट बैक सिक्योरिटी। सो जस्ट लाइक बॉन्ड, दैट एसेट बैक सिक्योरिटी कैन आल्सो बी बॉट एंड सोल्ड। तो लिक्विडिटी हो गई, जो $1 बिलियन इलिक्विड लोन थे, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। मतलब वो ट्रेडिंग और वो सब डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है। इंडिया में क्या होता है कि सिक्योरिटाइजेशन होता है, बट फिर बाद का सेकेंडरी ट्रेडिंग का मार्केट अपने यहाँ नहीं है, बट यूएस में, यूके में वो ट्रेडिंग भी काफी होता है। सो बेसिकली इलिक्विड लोन्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सिक्योरिटीज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अभी आप क्या करोगे, 65B पूरा नरेशन पढ़ो, 65B पूरा नरेशन दिया है वो पढ़ो।
तो जो लोन देता है वो ओरिजिनेटर होता है, कैश फ्लो जो संभालता है वो सर्विसर भी है यहाँ पे। और उसमें लिखा है एसपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम फ्रेड, कि फ्रेड का कोई और मगजमारी एसपी पे आना चाहिए नहीं, राइट। फिर फिगर के बाद principal and interest payments are allocated to pay servicing fees to the servicer, and principal and interest payments go to the owners of the ABS, जो इन्वेस्टर्स है उसके पास पैसा फ्लो होगा। और फिर वो जो लिखा है ना एसपी बीइंग बैंकरप्सी रिमोट, मतलब फ्रेड भले बैंकरप्ट हो जाए, एसपी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। और ये स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा यूज होता है। सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग होता है ना, सपोज एलएनटी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, सपोज एलएनटी रोड बना रही है, सपोज अहमदाबाद नडियाद के बीच नया रोड बन रहा है, राइट। तो सपोज एलएनटी वांट्स to have a bank loan between Ahmedabad and Nadiad, right? और वो बैंक में जाके बोलता है कि देखो अहमदाबाद नडियाद के बीच ये नया रोड है and it is going to be a toll road, तो एक बार तैयार हो जाए तो टोल तो काफी आएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक बोलेगा हाँ ठीक है, we are convinced about the feasibility of Ahmedabad Nadiad road project, but you are L&T, आप तो तरह तरह के काम करते हो, आप तो डिफेंस के प्रोजेक्ट भी लेते हो, गल्फ में भी काम करते हो, तो उसमें आपका कुछ बड़ा नुकसान हो गया और आपकी कंपनी बंद हो गई, तो L&T will say okay, no problem, I am creating a new SPV, that L&T Ahmedabad Nadiad SPV, right? तो SBI लोन देगा SPV को, और सारा जो टोल कलेक्शन और वो जो पैसा आएगा, जो भी एसेट्स है वो रोड के, वो SPV में रहेंगे। तो फिर L&T को चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, L&T चाहे बंद भी हो जाए, सपोज IL&FS कैसा बंद हो गया, IL&FS फंस गया, लेकिन IL&FS के जो SPV थे उसको बैंक से पैसा दिया था और वो एसेट्स सारे ऑपरेटिंग एसेट्स है, टोल वोल सब आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि टोल आ रहा है लेकिन IL&FS बंद हो गया तो उसके SPV भी सफर होंगे। IL&FS भले स्ट्रगल करे, उसके SPVs को पैसा मिलता रहेगा और वो पैसों से लोन है या इन्वेस्टर्स है उनको रिपेमेंट मिलता रहेगा। सो दिस इज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर। पढ़ लो तो वो पूरे का पूरा। સર L&T બેંકરપ્ટ થાય हाँ, पर SPV बैंकरप्ट ना થાય તો પછી એના જે કોઈ બી લેન્ડર્સ હોય તો એનું પેમેન્ટ કોણ કરે? L&T જોડે થાય, L&T આખી લિક્વિડેટ થાય, જે થવું હોય થાય, that is fine, but SPV ने हाथ ना अड़ाए, કશું ના કરી શકે, कसूर ना कर सके। और अपने यहाँ भी ये पहली बार हुआ था IL&FS का, तो जब हुआ ना IL&FS का प्रॉब्लम, तो शुरुआत में थोड़े कोर्ट्स ने लोचा मारा था, कोर्ट्स ने बोला था कि हाँ पैसा बाकी है तो फिर SPV से भी आना चाहिए, but then as it went on to higher courts, things became clear कि नहीं हम SPV को टच नहीं कर सकते वरना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट इज वेल अंडरस्टूड, राइट, कि SPV को टच नहीं करने का। बोलो यहाँ तक हो गया सबका? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड?
delinquencies, notices. Delinquencies मींस आपका पेमेंट टाइम पे नहीं आया, दैट इज delinquency. ऑनलाइन फाइन, ओके. फिर जो 65A में लिखा था, securitization process involves the following steps. So now this is very easy, right? ये सब तो हमको समझ में आ गया. जो स्टेप 1 2 3 लिखा है ना, वो सब अभी तो रिपीटेशन है. उसके नीचे जो लिखा है, securitization connects the owners of capital, investors, with those that require capital and remove the originating bank or corporation from the intermediation process, right? और इंडिया में भी सिक्योरिटाइजेशन का काफी यूज होता है. अपने सेकेंडरी मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, बट जो प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो बहुत होते हैं. अभी बीच में एचडीएफसी बैंक ने भी कुछ लोन बेचे थे, राइट? इवन जब आयरलैंड एफएस का क्राइसिस आया ना, तो क्या हुआ था कि जो एनबीएफसी है ना, सी अपने इंडिया में क्या है, ऐसे ही बता रहा हूँ कि अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो पैसा बहुत सारा है बैंक्स के पास, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज बैंक्स आर बैंक्स, पीपल ट्रस्ट बैंक्स, राइट? तो मुझे एफडी डालना है या व्हाटएवर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो सब बैंक के पास है, तो बैंक्स के पास पैसा बहुत है, राइट? ऑन द अदर हैंड लोन देनी है, सपोज आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, नया फोन लेना है 30,000 का, आप बोले यार अपने कैश में नहीं लेना है, तो उसमें आएगा जीरो कॉस्ट ईएमआई, बराबर? तो जीरो कॉस्ट ईएमआई कौन दे रहा है? कंपनी कौन सी होगी? बजाज फाइनेंस या बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये सारी कंपनी, राइट? या मान लो गोल्ड लोन लेना है किसी को, सपोज मुझे गोल्ड लोन लेना है, तो मोस्टली मुथूट या मन्नापुरम, ये सब क्या है? आर दीज बैंक्स? These are not banks. These are called NBFCs, non-banking finance companies. और उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि स्मॉल टिकट साइज लोन्स, रिटेल्स को लोन, जो थोड़ा हाई रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क समझना और मैनेज करना, दे आर एक्सेलेंट, राइट? तो लोन देने की एक्सपर्टीज एनबीएफसीज के पास है, और पैसे इकट्ठे करने की एक्सपर्टीज बैंक के पास है, राइट? तो एनबीएफसी को भी पैसा तो चाहिए, वरना लोन कहां से देंगे? तो वो दे नॉर्मली इश्यू बॉन्ड्स और ये सब करते रहते हैं. बट जब आईएलएनएफएस का प्रॉब्लम हुआ या कोई भी क्राइसिस आता है मार्केट में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, राइट? तो ऐसे क्राइसिस के टाइम में एनबीएफसीज फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि लोगों को टेंशन है क्या ये लोग लोन देते हैं, रिस्की होगा, अपने पैसे फंस जाएंगे, सो वी विल नॉट लेंड टू देम. तो वो प्रॉब्लम था. तो इसका आंसर कहां से निकला? सिक्योरिटाइजेशन. कि गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया, गवर्नमेंट ने एनकरेज किया बैंक्स को, खास करके पीएसयू बैंक्स को, आप एक काम करो, इनके पास लोन्स है, उनके लोन्स खरीद लो, पैसा उनको दे दो, तो दोनों का काम हो जाएगा, isn't it? So at the height of that crisis, एसबीआई है, पीएनबी है, उन सब ने एनबीएफसी के लोन के पोर्टफोलियो खरीद लिए, उसके सामने कैश दे दिया, तो सिक्योरिटाइजेशन हो गया, राइट? जो लोन्स खरीद लिए एसबीआई या पीएनबी में, उस पे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, एनबीएफसी को कैश मिल गया, एंड दे कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस. तो इंडिया में भी ऐसे ट्रांजैक्शंस काफी होते हैं, ठीक है? अच्छा, बेनिफिट्स जो मैंने बताया ना कि इससे बेनिफिट्स काफी है. सो बेनिफिट्स टू इश्यूअर्स, तो इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटी, मैं ज्यादा पैसा रेज करूंगा तो ज्यादा लोन दे सकता हूं, वो कर सकता हूं. प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि आई विल बी एबल टू सोर्स फंड एट चीपर रेट. समझ में आया? क्योंकि वैसे मेरा रिस्क एज अ कंपनी ज्यादा है, लेकिन मेरे पास अगर हाई क्वालिटी लोन्स है तो वो लेस रिस्क है, तो सस्ता पैसा मेरे को मिल जाएगा. फिर जो बैंक्स को कैपिटल रखना पड़ता है रिजर्व में, वो भी इससे कम हो सकता है, एंड इंप्रूव लिक्विडिटी. फिर इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है? टेलर्ड रिस्क एंड रिटर्न. एज वी विल सी कि ये जो सर्टिफिकेट है ना एसेट बैक्ड सिक्योरिटी के,
वो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सर्टिफिकेट इक्वल हो, उसमें फिर हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि भाई कुछ सर्टिफिकेट्स को रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा, दूसरे वाले को कम रिस्क कम रिटर्न। तो बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, सो इट विल हेल्प द इन्वेस्टर्स इन कस्टमाइजिंग रिस्क एंड रिटर्न। फिर एक्सेस, मतलब सपोज मैं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहूँ कोई लोन में, तो सिक्योरिटाइजेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं। एंड अगेन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इन द सेंस इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर सेकेंडरी मार्केट है तो आप कभी भी बेच के कैश खड़ी कर सकते हो। और पूरी इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट के लिए सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट है, लिक्विडिटी रिस्क कम हो जाता है, ट्रेडिंग जितना होगा उतना मार्केट एफिशिएंसी बढ़ता है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाएगा ओरिजिनेटर के लिए, और लीवरेज कम होगा क्योंकि लोन कम लेनी पड़ेगी। तो एक बार आराम से पढ़ लो, रिस्क लास्ट में देखते हैं, ये पढ़ लो एक बार। आराम से पढ़ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो।
बोलो जाए आगे। हाँ, और रिस्क लिखा है लास्ट में, रिस्क टू द इन्वेस्टर्स इन एबीएस, कैश फ्लो फ्रॉम द कोलेटरल आर अनसर्टन इन वेरिंग टाइमिंग एंड साइज, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैश फ्लो कब आएगा, कितना आएगा, क्योंकि कुछ लोन्स होती है ना उसमें डिफाइन नहीं होता है। सपोज क्रेडिट कार्ड का लोन है तो मिनिमम पेमेंट करना होता है, पूरा पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है, तो दैट रिस्क इज देयर। या होम लोन है तो कभी कभी लोग प्री पेमेंट कर देते हैं, तो वो सारा रिस्क रहता है इन्वेस्टर्स को। और दूसरा, क्रेडिट रिस्क ऑफ द कोलेटरल इज पास थ्रू टू इन्वेस्टर्स इन द एबीएस, मतलब क्रेडिट रिस्क तो फिर इन्वेस्टर का ही हो गया ना। अगर लोन पे डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टर्स विल सफर। तो कभी कभी जब 2008-9 का क्राइसिस हुआ था तो जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो सिर्फ कुछ बैंक्स के आने के बदले पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में फैल गया था। सो दीज आर द रिस्क्स, ओके, ठीक है। ऑनलाइन फाइन, जाए आगे। तो अभी 67 पे आ जाओ। पे आ जाओ। हमने जो सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा ना, तो बेसिकली लोन्स बेच सकते हो आप, राइट। लेकिन लोन्स बेचने में जो सबसे बड़ा मार्केट है वो कौन सा लोन है? होम लोन। सो दैट इज मॉर्गेज। तो जनरल नाम एबीएस है, बट अगर लोन होम लोन है तो नाम क्या है? एमबीएस, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, राइट। तो एमबीएस का मार्केट बहुत बड़ा है। उसमें पहले 67B पे चले जाओ। गो टू 67B। रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन, मतलब होम लोन के क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ो। कोलेटरल इज द रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। डिफॉल्ट होता है तो वो घर ले लेगा, और घर बेच के पैसा रिकवर करना, दैट इज कॉल्ड फोरक्लोजर। ये कॉमन फीचर लिखे हैं। कभी कभी प्री पेमेंट पेनल्टी होती है, राइट, बट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एंड इवन रेगुलेशंस, प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी भारी कोई प्री पेमेंट पेनल्टी होती नहीं है। सपोज इंडिया में भी होम लोन लिया है आपने, तो हर एक साल में काफी बड़ा अमाउंट आप प्रीपे कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी, राइट। और रिकोर्स नॉन रिकोर्स लोन्स। नॉन रिकोर्स लोन मतलब क्या कि सपोज मैंने होम लोन लिया, नहीं भरा, तो मेरा होम ले सकते हैं, बाकी मेरी कोई एसेट पे वो लोग मतलब रिकवरी नहीं ला सकते। जबकि रिकोर्स लोन होगा तो सपोज मेरा लोन 1 करोड़ का बाकी है, घर लेके उन्होंने बेच दिया, उससे 70 लाख रिकवर हुआ, और अगर 30 लाख बाकी है तो मेरे दूसरे एसेट्स को भी वो लोग रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज रिकोर्स लोन। तो दोनों पॉइंट्स पढ़ लो।
बोलो डन. ऑनलाइन ऑल ऑफ यू हो गया. अच्छा, फिर मतलब लोन की क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए लोन टू वैल्यू और डेट टू इनकम रेशियो होता है. तो लोन टू वैल्यू एलटीवी. एलटीवी मतलब क्या कि सपोज घर की वैल्यू 1 करोड़ और आप लोन दे रहे हो 80 लाख, तो 0.8 इज एलटीवी. सपोज इंडिया में आप बैंक में लोन लेने जाओ तो 90% तक लेते हैं, तो 90% इज एलटीवी. लेसर इज सेफर, हायर इज रिस्कियर, राइट. तो इंडिया में तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है लेकिन डॉक्यूमेंट 60 लाख का होगा, राइट. और 60 लाख का 90% देंगे तो 1 करोड़ में से 54 लाख का ही लोन है. सो उस तरह से इंडिया में होम लोन में ज्यादा रिस्क नहीं है फॉर द बैंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. कुछ बिल्डर्स है जो 100% डॉक्यूमेंट वैल्यू भी होता है, बट बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंटेड वैल्यू होगा उसका कितना परसेंट, दैट इज एलटीवी. लोअर इज बेटर. और फिर डेट टू इनकम. तो मंथली डेट पेमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ देयर मंथली प्री टैक्स ग्रॉस इनकम, ये याद रखना. तो अगेन लोअर इज बेटर, जितना हाई होगा उतना रिस्की. So for example, borrower wishing to take out 3 lakh mortgage on 4 lakh property will have LTV of 75%. बराबर. If mortgage has an annual interest rate of 6% to be repaid monthly over 25 years and borrower's annual pre-tax gross income is 80,000, we can calculate DTI as follows. पहले क्या किया देखो, EMI कैलकुलेट किया. लोन कितने का था, 30 लाख का, सॉरी 3 लाख का, वो पीवी डाला. फिर 25 साल मतलब 300 इंस्टॉलमेंट, तो वो एन. इंटरेस्ट रेट पूरे साल का 6, तो एक महीने का 6/12.5, राइट. एफपी कुछ नहीं, टीएमटी फाइंड करो तो 1932.9, बराबर. वो मंथली आपका पेमेंट आया, मंथली ईएमआई आया. और इनकम कितना है आपका, तो 80,000 पूरे साल का है लेकिन एक महीने का 6667, तो उसका रेशियो ले लिया. सो 29%. दिस इज योर डेट टू इनकम रेशियो. 30% की सेविंग होती है, ऐसा कुछ मुझे पता प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होगा ऐसा इंडिया में. 30% बहुत हो गया अगर आपका हो गया तो फिर उससे ज्यादा नहीं. अच्छा, और यूनाइटेड स्टेट्स में और इन जनरल कोई भी कंट्री में जो अच्छे प्राइम कस्टमर्स होते हैं, क्रीम कस्टमर्स, राइट, गुड क्रेडिट, लो एलटीवी, लो डीटीआई, दे आर कॉल्ड प्राइम लोन्स, राइट. और जो रिस्की वाले होते हैं वो लोन्स को बोलते हैं सब प्राइम लोन्स. तो 2008 का क्राइसिस था, इट वाज कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस, क्योंकि मेनली वही लोन्स बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो गई थी और उसके कारण फिर बहुत सारे एमबीएस का वैल्यू घट गया था. ठीक है. ऑनलाइन फाइन. ओके, फिर ये पढ़ लो आप, एजेंसी एंड नॉन एजेंसी आरएमबीएस. तो आरएमबीएस मतलब रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटाइजेशन में अगर होम लोन यूज करते हो तो वो क्या है, आरएमबीएस. तो बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में नहीं देखा कि फायदे बहुत है, बोरोवर्स के, इन्वेस्टर्स के, इकोनॉमी के फायदे बहुत है. तो यूएस में गवर्नमेंट ने भी ये ट्राई किया कि इसको हम प्रमोट करें, इसको एनकरेज करें. सो यूएस में कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है जिनका काम क्या है कि ऐसे जो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी इश्यू होंगे ना, उस पे वो लोग गारंटी दे देंगे, मतलब क्रेडिट रिस्क 0 कर देंगे. कि अगर गारंटीड है, राइट, सपोज आई एम एन इन्वेस्टर इन एमबीएस और वो वाला लोन डिफॉल्ट हुआ, वो वाला लोन में जो पूल में जो लोन था वो डिफॉल्ट हुआ, लेकिन अगर वो लोन एजेंसी वाला था, मतलब गारंटी वाला था, तो मुझे कोई नुकसान होगा नहीं. जितना भी लॉस होगा
वो गवर्नमेंट कंपनी दे देगा, राइट। तो वहां का जो गवर्नमेंट कंपनी है, आप पढ़ो, नाम दिए हैं, फैनी में, जीनी में, ऐसा सब नाम है। वो लोग क्या करते हैं कि लोन्स को देखते हैं कि भाई इतना सर्टेन एलटीवी मैक्सिमम है, उससे ज्यादा एलटीवी है तो हम गारंटी नहीं देंगे। फिर डेट टू इनकम इतना मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो नहीं देंगे। मतलब उनके मापदंड में जो सही सही रहेगा, जो लोन्स अच्छे लोन्स है, उसके सामने जो भी इश्यू होगा मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, उनको वो गारंटी दे देंगे। तो ऐसे जो गारंटी वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, एजेंसी एमबीएस। तो कभी भी एजेंसी एमबीएस नाम आए तो समझने का कि देयर इज नो क्रेडिट रिस्क, इन्वेस्टर के लिए कोई क्रेडिट रिस्क है नहीं। जबकि नॉन एजेंसी एमबीएस क्या होंगे कि उनके पीछे जो लोन्स होंगे वो ऐसे लोन्स है जो ज्यादा रिस्की है, तो उसमें गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, उसमें क्रेडिट रिस्क आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीनिंग। अभी एक बार पढ़ो। तो सीधा गवर्नमेंट का बैकिंग नहीं है, बट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटी है, राइट। इट्स लाइक सपोज एसबीआई का गारंटी है, राइट। तो टेक्निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, एसबीआई का है, राइट, बट गवर्नमेंट ही है। इंडिया में एजेंसी आरएमबीएस ऐसा अपने यहाँ तो कुछ नहीं है। जब 2008 का क्राइसिस हुआ था ना, तब ये सब जीएसई उठ गई थी, तो गवर्नमेंट केम इन एंड रेस्क्यू, राइट। क्योंकि वो लोग तो गारंटी देके बैठे थे और नुकसान बहुत भयंकर हुआ था, राइट। और नॉन एजेंसी आरएमबीएस में क्या है कि क्योंकि जीएसई का गारंटी नहीं है, तो दूसरे फिर वो लोग क्रेडिट एनहांसमेंट करेंगे, राइट। सपोज किसी और कंपनी का गारंटी ले आएंगे या कुछ और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देंगे, ऐसा। बराबर। और लास्ट में लिखा है कि क्राइसिस के बाद नॉन एजेंसी तो लगभग बंद हो गया। ओके, एजेंसी का अच्छा होगा, एजेंसी में अच्छे लोग होते हैं ना, तो समझ,
एजेंसी में तो ऐसे भी अच्छे लोन होंगे, रिस्क बहुत लिमिटेड होगा तो वो चालू रहा, बट जो बहुत ज्यादा रिस्की वाले थे वो सब बंद हो गए। ठीक है, ओके। फिर ये लास्ट वाला देख लो 67C जो पहला पार्ट है, मतलब जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी उसका दूसरा नाम है मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी, बराबर। वो फिगर भी दिखाया है, बहुत सारे लोन्स होंगे, मॉर्गेज 1 to n उसका पूल बनाएंगे और फिर इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोन्स होंगे तो हर एक लोन का मैच्योरिटी सेम नहीं होगा, तो वेटेड एवरेज निकलेगा, पूल का वेटेड एवरेज मैच्योरिटी निकलेगा, और इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होगा, कोई लोन 7% वाला है, कोई लोन 8% वाला है, तो कूपन का भी वेटेड एवरेज निकलेगा। सो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी एंड वेटेड एवरेज कूपन, राइट। तो वो 2 पैराग्राफ पढ़ लो, 3 पैराग्राफ, फिर एग्जांपल देख लेते हैं। पढ़ा? जो वेटेड एवरेज कूपन होगा उसमें से थोड़ा पैसा सर्विस का और उसका कटेगा, तो इन्वेस्टर्स को जो पास थ्रू होगा वो थोड़ा कम होगा। एग्जाम्पल है वो तो बहुत सिंपल है, 3 मॉर्गेज एबीसी, बराबर, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है और अलग अलग मैच्योरिटी है, राइट। तो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी अगर निकालना है तो 210, 100 और 280 उसका एवरेज निकालेंगे, बट वेट्स में क्या लेने का, जो करंट बैलेंस लिखा है ना 90, 72, 247, उसका टोटल आ रहा है 409, तो 90 by 409, 72 by 409, 247 by 409, ये आपके वेटेजेस हो जाएंगे। You have to multiply with respective maturities and respective coupons. ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। जो इसमें मैंने बचा के रखा है दैट इज प्री पेमेंट रिस्क, राइट। कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में खास करके एजेंसी वाला है तो क्रेडिट रिस्क तो है ही, लेकिन काफी बड़ा रिस्क होता है प्री पेमेंट रिस्क। वो प्री पेमेंट रिस्क और उसको मैनेज करने के लिए ट्रांजिंग वगैरह होता है,
वो थोड़ा सा पार्ट है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा है वो, और एक चैप्टर और है, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे में ये खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ फिक्स्ड इनकम। ओके, ऑनलाइन बाय।